आज के मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से मनीष पारिक जी हैं, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हैं, विश्लेषक मानचंद खंडेला जी और पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं और जानते हैं कि क्यों साख गिरने का सवाल दरअसल आज यहाँ खड़ा हुआ। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी भारी हंगामे की वजह से कामकाज नहीं हो सका और 18 दिन का सत्र हो हल्ले के बीच धुल गया। पहले राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई और फिर लोकसभा को भी स्थगित करना पड़ा। इस सेशन में दोनों सदनों के 119 घंटे बर्बाद हो गए और प्रोडक्टिविटी महज 48% रही। सत्ताधारी एनडीए ने इसे मुद्दा बनाया और कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन चलाने का फैसला किया। इस बीच एनडीए के 300 से ज्यादा सांसदों ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला। वहीं राहुल गांधी फिर से बोले और प्रधानमंत्री को संसद नहीं आने पर डरपोक करार दे दिया। तो वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस के 44 और लेफ्ट के 9 सांसदों ने सदन नहीं चलने दिया। पर सच है, हंगामा दोनों तरफ से हुआ और इसका खामियाजा देश ने भुगता। आंकड़ों को लोकसभा की घटती प्रोडक्टिविटी से समझा जा सकता है, जो घटकर 48% रह गई। महज 8 बार प्रश्नकाल हो सका और 6 बिल ही पास हो पाए। दूसरी ओर राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 9% ही रह गई। यहाँ 2 ही बिल पास हो सके। दोनों सदनों में 16 दिन के भीतर 176 घंटे काम होना था, पर काम हुआ तो सिर्फ 57 घंटे, यानी 119 घंटे देश के बर्बाद हुए और साख गिरी सर्वोच्च सदन की। दरअसल हंगामे का ये इतिहास पुराना है। 1987 में बॉफोर्स घोटाले के विरोध में 45 दिनों तक संसद नहीं चली थी, तो 2001 में तहलका खुलासे के खिलाफ 17 दिनों तक संसद नहीं चल पाई थी। 2010 में 2G घोटाले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर पूरा शीतकालीन सत्र बेकार हो गया था। तब 23 दिन के सत्र में महज चंद घंटे काम हुआ। इसी तरह संसद में लगातार काम का माहौल भी खत्म हुआ है। पहली लोकसभा में हर साल औसतन 72 बिल पास किए गए। ये आंकड़ा 45वीं लोकसभा तक सिमटकर 40 बिल का रह गया। संसद ने 1976 में सबसे ज्यादा 118 बिल पास किए थे, तो साल 2004 में सबसे कम 18 बिल पास हो गए। जहां 1950 में लोकसभा में 127 दिन और राज्यसभा में 93 दिन काम हुआ था, तो साल संख्या 2011 में घटकर दोनों सदनों में औसतन 73 दिन ही काम हो सका। 15वीं लोकसभा में 328 विधेयक विचार के लिए आए, मगर 179 ही पारित हुए। जाहिर है इस बार भी संसद में जीएसटी विधेयक पेश किया गया, पर उस पर चर्चा नहीं हो सकी। देश में जब राज्यों में आई बाढ़, महंगाई, गुरदासपुर के आत्मघाती हमला और जिंदा पाकिस्तानी आतंकी के पकड़े जाने से सवाल थे, तो क्या देश इन अहम सवालों की अनदेखी को भूल पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या सुषमा स्वराज का इस्तीफा नहीं हुआ तो शीतकालीन सत्र भी ऐसा ही होगा? क्या बिहार चुनाव के नतीजे इस संसद की दिशा तय करेंगे या साख गिरने का सिलसिला आंकड़ों की तरह बदस्तूर जारी रहेगा? चलिए कुछ दर्शकों की राय आप तक पहुंचा देते हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए हमको मिली। इस सवाल पर अरविंद जैन कहते हैं, काम कराने तो संसद में मोदी आएंगे, मोदी के पास फ्री का हल्ला गुल्ला देखने का टाइम नहीं है। नीलेश शाह कहते हैं, संसद में कल की बहस देखकर मुझे ऐसे ही बात समझ आ रही है कि भारत की आम जनता हार गई है, नेता और रसूखदार लोग जीत गए हैं। राजीव चौधरी कहते हैं, जब भारत के पीएम डीएनए की गड़बड़ी जैसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो गरिमा कहाँ से सिखाएंगे। हालांकि राम किरोड़ीवाल का कहना है, मोदी का संसद में न आना संसद और सभी सांसदों का अपमान है। फिर मोदी तो संसद को मंदिर मानते हैं, मंदिर में जाने से भला उनको क्यों डर लगता है। इन तमाम राय के बीच में मनीष पारिक साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, कुछ भी हो संसद की साख गिरती है, मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। आपको लगता है कि संसद सत्र मानसून सत्र के 18 दिन में से 16 दिन अगर काम होना था और काम का प्रतिशत गिरा तो सरकार की साख भी बट्टा लगने वाली हुई? जी, और इसी कारण से कांग्रेस ने चलने नहीं दी,
क्योंकि ये पक्की बात है कि जब संसद नहीं चलेगी, काम नहीं होगा, तो बट्टा लगेगा, और बट्टा लगेगा बीजेपी पे और देश के नेता पे जिन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, अपनी छवि बनाई है। उस आदमी को छवि को धूमिल कर की जाए, काम करने से रोका जाए, यही प्लस पॉइंट एडवांटेज टू द कांग्रेस था, इसलिए कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी। कैसे कहेंगे 44 सांसद कांग्रेस के और 9 सांसद लेफ्ट के। अरुण जेटली यही आरोप लगा रहे थे कि इन 54 लोगों ने 53 लोगों ने पूरी संसद को ठप करके रख दिया, लेकिन वो कैसे संभव है? सवाल है उस जिद का जिस पर आरोप कांग्रेस आपको लेकर लगा रही है। नहीं, दो बातें हैं, दोनों बातें अश्विनी जी फॉलो की गई। पहली बात, निवेदन किए गए, अवसर दिए गए, फिर शक्ति दिखाई गई। दोनों काम जो भी कुछ सदन में चेयर को करना चाहिए था वो कर दिए गए। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी कि जिन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि अगर रेशनल तो हो बात, 546 लोगों में से 53 लोग हल्ले कर रहे हैं और उसके कारण देश भुगत रहा है, तो ये रेशनलाइजेशन नहीं जाएगा। जिन लोगों मनीष पारिक साहब, मौजूदा सरकार को सबसे ताकतवर सरकार समझा जाता है। 300 से ज्यादा सांसद अगर विजय चौक पर पैदल मार्च कर रहे हैं सरकार के, तो सरकार की ताकत पर आपको नहीं लगता कि फिर ऐसे में संदेह होने लगेगा? सवाल ये भी नहीं है, सवाल ये है कि डेमोक्रेसी को ठीक से फॉलो किया जा रहा है, दमन नहीं किया जा रहा है, और देश की जनता को दिखने का मौका मिल रहा है कि जो आदमी 54 जीत कर आए हैं वो किस कदर से रोक रहे हैं। और दोनों बात, दे आर इन फिक्स, वो कंफ्यूज्ड हैं। एक बार कहते हैं कि इस्तीफे के बिना बात ही नहीं होगी, नंबर एक, ये पहले ही उन्होंने तो मैंडेटरी बात बता दी है। दूसरी बात ये कह दी कि अब मोदी जी बोल दें तो हम विचार कर सकते हैं। जब गांधी जी की प्रतिमा के आगे तो कोई और बात कही और सरदार पटेल की प्रतिमा के आगे धरने देते समय और बात कह दी। तो सवाल यह है कि जो कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा पाई। अर्चना जी, आपका रुख करूंगा। अब समझना चाहूंगा कि दरअसल वजह क्या रही है। अरुण जेटली अगर कहते हैं राहुल गांधी को नारे और फर्क में भाषण जो है उनमें फर्क करना समझना चाहिए, तो इसके मायने क्या समझे जाएंगे? क्या बीजेपी चाहती है, क्या सत्ता चाहती है? देखिए, अगर अरुण जेटली जी कहते हैं कि राहुल जी को भाषण और नारे का अंतर फर्क होना चाहिए, तो उन्हें भी शायद समझ लेना चाहिए कि नारे दे दे के बहुत जनता को भ्रमित कर लिया, और इन्होंने जिस प्रकार से सुपरफिशियल जवाब दिया उतनी सुपरफिशियल अकाउंटेबिलिटी संसद में भारतीय जनता पार्टी की देखने को भी मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भाषण और नारे का अंतर तो भारत की जनता भी समझ गई, क्योंकि उन्होंने कहा ना, जुमलों की राजनीति थी और वही हमने की। धारणाओं पर चुनाव जीतने वाले लोगों ने समझा कि जिस भारत ने उनको बहुत बड़े मैंडेट के साथ स्थापित किया, उससे निरंतर 5 वर्षों तक नारे देकर, योजनाओं के नाम बदलकर, भ्रष्टाचार पर लीपापोती कर कर और उनको बरगलाया जाएगा। लेकिन न तो जनता इस चीज़ को स्वीकार करे, न विपक्ष जो अपने जिम्मेदारी को समझते हुए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को सिर्फ इसलिए बाधित किए हुए था कि दागी लोगों को का स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। एक बार पदमुक्त करिए, हमने ये नहीं कहा कि आप पदमुक्त करके उन्हें हमेशा के लिए तिलांजलि दिलवा दीजिए राजनीति से। हमने कहा कि उन्हें पदमुक्त करिए, जांच करवाइए, यदि वो पाक साफ साबित होते तो पुनः उनको स्थापित करिए। लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं है। अपराध बोध से ग्रसित राजस्थान की मुख्यमंत्री, अपराध बोध से ग्रसित इनकी केंद्रीय मंत्री और अन्य मंत्रियों की स्थिति देखिए, व्यापम जैसा घोटाला होता है, शर्मसार होते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। फिर अचानक एक दिन कहते हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, मुझे रात्रि भर नींद नहीं और मैंने सोचा कि सीबीआई जांच करवा दीजिए। आपने नहीं सोचा, आपको कोर्ट ने बाध्य किया, मध्य प्रदेश की जनता ने बाध्य किया और सबसे ज्यादा बाध्य किया उस विपक्ष ने, जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा। अर्चना जी, देश के 119 घंटे बर्बाद हुए, 131 करोड़ रुपए बर्बाद हुए, उसका पूरा ठीकरा बीजेपी और एनडीए सरकार कांग्रेस पर डाल रही है। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है हठधर्मिता नरेंद्र मोदी जी की। वो हठधर्मिता लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर के हो, चाहे जीएसटी के मुद्दे पर कोई चर्चा करने की तैयारी नहीं हो, या फिर उन मंत्रियों को बचाने के लिए बिहार चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक मंचों से तो वक्तव्य जारी होते, परंतु संसद के पटल पर आकर के क्लीन चिट दे देते। किसको गुरेज था? इन्होंने अभी बहुत ही लचर बात कही कि पहले तो साहब इन्होंने कहा कि इनके इस्तीफे से कम समझौता नहीं होगा, लेकिन हमने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संसद की गरिमा के लिए समझौता किया कि प्रधानमंत्री आके स्पष्टीकरण दे। आप किसी भी सूरत में ना तो जनता को फेस करना चाहते हैं, संसद की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं। आप एक दम्भी प्रधानमंत्री संकेंद्रण अधिकारों का करके, और आपने ये सोचा कि जैसे पार्टी चलाता हूं वैसे ही देश चला लूंगा। लेकिन इस लोकतंत्र की जो कह रहे थे ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, यही ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है कि उन 53 लोगों ने उस प्रचंड बहुमत की सरकार को संसद में आईना दिखाया कि जन विरोधी काम करोगे तो ना संसद चलेगा, ना आपकी सरकार को काम करने देगी। ओम सैनी जी, 131 करोड़ की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? 119 घंटों के लिए
कौन देश को जवाब देगा? देखिए, जिन लोगों ने नियमों की और परंपराओं की का मखौल उड़ाया वो लोग जिम्मेवार हैं। नियम और परंपरा क्या कहते हैं वो आपने खुद कहा कि 45वीं लोकसभा तक चीज़ें बहुत अलग थी और उसके बाद में बदल गया है सब कुछ। तो ऐसी स्थिति में सत्ताधारी दल की जो जिम्मेवारी बनती है उसको हम लोग पहले दिन से इस पे चर्चा कर रहे हैं। इस बिग फाइट में कई बार बात कर चुके हैं कि पहला सवाल जो विदेश मंत्री से पूछा गया था, अगर उसका वो तत्काल जवाब दे देती, जवाब नहीं बन रहा था तो रिजाइन कर देती और उसके बाद में प्रधानमंत्री और सरकार देख लेती कि क्या कुछ सच है और कैसे सामना होना चाहिए। लेकिन लगातार उसको दबाया गया, लगातार उसको इनकार किया गया और फिर अभी जब अंत में जाकर के उसको स्वीकार कर रहे हैं स्थगन प्रस्ताव को, तो नियम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उसका जवाब दें, लेकिन नियमों का फिर मखौल उड़ाया गया। और जिस तरीके से सारा सिलसिला चला आज, जिसके लिए ये प्रचंड बहुमत, प्रधानमंत्री सदन के मुखिया होने के नाते जवाब दे, कांग्रेस की मांग थी इसलिए जवाब दें, या फिर स्थगन प्रस्ताव का जवाब प्रधानमंत्री को ही देना पड़ेगा, ये नियम है। लेकिन लोकसभा के नियमों में खारिज कर दिया था। लेकिन देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से सारी चीजों को घुमाया फिराया गया और ये प्रचंड बहुमत का जो धोखा है, ये प्रचंड बहुमत नहीं है। प्रचंड बहुमत हमने राजीव गांधी के साथ में देखा है, मिसेस गांधी के साथ, श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ में देखा है। एक बहुमत वाली सरकार है जिसको पूरा मैंडेट मिला है, जिसको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए। वो जिम्मेवारी पूरी ना करके और भाषाओं के चक्कर में जैसे व्यंग इस वक्त इस दौरान सुनने को मिले वो बड़े आश्चर्यजनक थे। जिस तरीके से हमारे वित्त मंत्री बोल रहे थे, जिस तरीके से हमारी और लोकसभा के अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी है कि समन्वय स्थापित करे, संवाद स्थापित करे और जो भी नियमों की उपेक्षा कर रहा है उसको सख्ती के साथ में पेश आए, वैसा भी नहीं हुआ। बिल्कुल, बुधवार की कार्रवाई, एक दिन पहले की कार्यवाही को लेकर दरअसल ये सवाल खड़ा होता है कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की भूमिका पर किस तरह से संदेह किया गया। लेकिन इस बीच में सरकार का सवाल है, सरकार की साख का सवाल है, साथ ही साख के साथ साथ संसद का सवाल है जिसकी साख गिरी है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों उसका हिस्सा है। मानचंद खंडेला साहब, जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदार दोनों, जिम्मेदार सांसद, जिम्मेदार प्रधानमंत्री, जिम्मेदार विपक्ष का नेता और जिम्मेदार लोकसभा अध्यक्ष। मतलब पट्टियां दिखाने पर आप 5 दिन के लिए निष्कासित कर दें और पर्ची फाड़ फाड़ कर मुंह पर डाल दें तो आप मुस्कुराते रहें। ये जो है ना, ये जिम्मेदारी। अब मैं यहाँ पे 2-3 बातें कह रहा हूं। सवाल ये आ रहा, देखिए, राहुल गांधी को भाषण का और नारों का अंतर पता होना चाहिए। ये जेटली जी कह रहे हैं जिसने जनता को नकार दिया, जिससे आप सवाल पूरी संसद को, अगर मान लो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो जेटली जी ने पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने कानून समझ लिया संसद को। संसद कानून नहीं है, संसद संवेदना है, संसद मर्यादा है, संसद वास्तव में जनता की आवाज है और उन्होंने कानून बना लिया और कभी ये लागू किया, कभी वो लागू किया। और सबसे बुरी बात जो इसमें हुई है वो ये हुई है, मैं बार बार कहता हूं, जिस तरह से मौनी बाबा मौनी मूर्ति बन गए हैं, बोलना उनको आता नहीं है, सामना करना उनको आता नहीं है, भाषण के अलावा वो कुछ कर नहीं सकते, काम करने की उनकी फितरत नहीं है, अपने लोगों के अलावा दूसरे को वो पहचानते नहीं है। अपने का मतलब अपनी पार्टी के 1 या 2 आदमी जो अपने हैं। जेटली तो मजबूरी है उनकी, जेटली मजबूरी है और स्मृति ईरानी जो है पता नहीं क्यों, और वो अमित शाह क्यों बात करेंगे? नहीं, मैं नहीं करेंगे अमित शाह, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उनको बड़ी अहमियत दी जा रही है। आज बार जब जो जुलूस चल रहा था ना, तो स्मृति ईरानी जो है बोल रही थी, जो भी डिफीटेड है, जो भी उपकृत है, क्या सुलह के लिए संसद में, सदन में नरेंद्र मोदी को आना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल आना चाहिए था। इसके अलावा सैनी जी ने बिल्कुल बात सही कही। जब प्रस्ताव इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव है तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आ सकता, मैं तुरंत भागूंगा, मैं यूएई और यहां पे नहीं बोलूंगा, विदेश में बोलूंगा। चलिए, ये क्या सरकार की जिद है जी? अंतिम बात मैं कह रहा हूं, आपने 119 करोड़ रुपए की बात करी। मैं यहां पर एक मुद्दा उठाना चाह रहा हूं। देश का प्रधानमंत्री बिहार में जाकर बीजेपी की रैली में कैसे बोल सकता है प्रधानमंत्री? और उस पर जो खर्चा वह कौन देगा? वो केवल बीजेपी के महानतम नेता हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बीजेपी की रैली में जाकर नहीं बोल सकता। ये मुद्दे अलग हो गए, लेकिन सवाल है संसद का। संसद की साख पर लगातार सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि इस बार जो कुछ मानसून सत्र में हुआ उसको लेकर देश निराश है, देश की बात नहीं हुई, आपसी बातों में ये पूरा सत्र धुल गया। ऐसे हालात में क्या समझा जाए और क्या सोचा जाए? फिलहाल एक ब्रेक, चर्चा जारी है, देखते रहिए बिग फाइट।